गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी हम उसकी परिभाषा और क्षेत्र को देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर राजनीति विज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र को देखा था, लेकिन उसका परंपरागत दृष्टिकोण देखा था कि राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो परिभाषा और क्षेत्र के अध्ययन की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को दो दृष्टिकोणों के अंदर बांटा गया है। एक तो परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। तो पहले वाले वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण देखा। आज हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है और इसका क्षेत्र क्या है। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया, लेकिन राजनीतिक विज्ञान विषय के जो आधुनिक विद्वान हैं वो उसको सही नहीं समझते। वो इसको एक पुराने दृष्टिकोण बताते हैं, जिसमें क्या है कि शासन की रचना और उसकी जो कार्यप्रणाली है उसके अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया गया है, और जो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो केवल औपचारिक बनकर रह गया है, एक तरह से वर्णनात्मक अध्ययन ही वह रह गया है। लेकिन आप ये देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर बहुत ही व्यापक परिवर्तन हुए हैं, और जिसका जो मुख्य श्रेय है वो किसको जाता है? अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को दिया जाता है। तो हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की हम परिभाषा किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसने राजनीति की सभी परिभाषाओं में से एक राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया, और ये परिभाषाएं बहुत संकुचित अध्ययन ही करती हैं। और वर्तमान समय में चूंकि राजनीति विज्ञान में बहुत परिवर्तन हुए हैं, तो जो अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय है उसने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की है, और इसका नेतृत्व किसने किया है? चार्ल्स मैरियम ने इसका नेतृत्व किया है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो दिशा है उसको शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका से मिली, और इसका नेतृत्व करने वाले थे चार्ल्स मैरियम। नवीन परिभाषा के रूप में इसका अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है ये हम देखते हैं कि नवीन परिभाषा के अंदर क्या बताया जाता है कि राजनीतिक शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीतिक शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, और राजनीतिक शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है ना। अगर राजनीति विज्ञान की आधुनिक तौर पर हम परिभाषा देखते हैं तो हम उसको कई भागों के अंदर बांट के दे सकते हैं कि इसको मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, है ना, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका अध्ययन, और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। तो इन सब का अध्ययन हम नवीन आधुनिक राजनीतिक शास्त्र के अंदर करते हैं। हमने कहा कि राजनीतिक शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं, कि मनुष्य के राजनीति विज्ञान और जो जितने भी क्रियाकलाप है उसका अध्ययन, उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम किस में करते हैं? राजनीति विज्ञान के अंदर करते हैं। जैसा कि कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। बटेंड्री, जुवेनिल, अलेक्जेंडर हार्ट, है ना, सैमुअल हंटिंगटन, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिसने मनुष्य और समुदाय के कार्यों को क्या माना है? एक प्रक्रिया माना है ना। और इस प्रक्रिया मानते हुए इस प्रकार राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी आंदोलन के समर्थकों का समर्थक हैं उनका ये कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है ना। और आप ये देखिए, जैसे बटेन जुवेनिल क्या कहते हैं कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करना है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी जो आंदोलन करता थे, समर्थक थे, उनका स्पष्ट कहना था कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा, आधुनिक राजनीति विज्ञान में कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तो समकालीन जो समाजशास्त्री थे, है ना, उसमें कतिपय शक्ति को राजनीतिक शास्त्र की क्या मानते थे? केंद्रीय संकल्पना मानते थे। और इसके अंदर जो है लॉसवेल, मैरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मॉर्गेनथ्रो, है ना, ये मानते थे कि एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है शक्ति जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है ना। इसी तरह से आप ये देखिए कि लॉसवेल कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है, और संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, उसके प्रयोग, उसके प्रभाव का अध्ययन है। मतलब शक्ति का ही अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंदर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कैटलिन ने भी कहा था
कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। और उन्होंने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान, राजनीति से क्या अभिप्राय है? सत्ता संघर्ष तथा सत्ताधारियों का प्रभावित करना। सत्ता संघर्ष है या सत्ताधारियों को क्या करना है? प्रभावित करना है। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। समझ में आया ना आपको कि यह किन कार्यों पर विचार करता है? देखिए कि जो नियंत्रण में संपादित होते हैं, नियंत्रण कंट्रोल में, तथा इन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। तो राजनीति विज्ञान को कैटलिन क्या कहते हैं? शक्ति का विज्ञान है ना। इसी तरह से आप ये देखिए कि गिल्ड तथा पॉमर, उसके पहले हम देखते हैं बेकर ने भी राजनीति विज्ञान को शक्ति से अपृथक्करणीय कहा है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। कैटलिन तो शक्ति का विज्ञान इसको मानते ही हैं। गिल्ड तथा पॉमर देखिए क्या कहते हैं कि राजनीति की विषय वस्तु को राज्य के स्थान पर शक्ति माने जाने की उन्होंने भी बहुत जोरदार सिफारिश की है। उनके अनुसार क्या है कि यदि शक्ति को राज्य के स्थान पर राजनीति की विषय वस्तु माना जाए तो बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। कौन कौन से? कि राज्य एक कानूनी धारणा है तथा शक्ति का अर्थ होगा प्रक्रिया। यहाँ पे शक्ति का नाम क्या ले लिया? प्रक्रिया से। तो शक्ति कानूनों तथा कानून के बाहर सभी बातों से संबंधित है। शक्ति को राजनीति का विषय मान लेने से राजनीति विज्ञान क्या हो जाता है? एक ऐसा अध्ययन शास्त्र बन जाता है जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाने लगेगा कि शक्ति कैसे पाई जाती है, कैसे प्रयोग में ली जाती है और शक्ति कैसे नियंत्रित की जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से हम देखते हैं कि आम शक्ति को राजनीति के अध्ययन का आधार बनने का परिणाम क्या होगा कि मनुष्य, विशेषकर राजनीतिक मनुष्य को राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान करना होगा। तो ठीक है ना। गिल्ड पामर का पहले हम एक बार वापस देख लेते हैं कि राजनीतिक शक्ति तथा सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार समझी जा सकती है। उन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक शक्ति को सत्ता के संबंधों में ही अच्छी रूप से हम समझ सकते हैं। और शक्ति की परिभाषा करते हुए क्या कहते हैं? शक्ति दूसरों के निर्णयों, बर्ताव, नीतियों, मूल्यों तथा भाग्यों को प्रभावित और नियंत्रित करती है। तथा गिल्ड तथा पामर ने राजनीति को किसका अध्ययन माना है? शक्ति का ही अध्ययन माना है। एक और परिभाषा इसकी दी जाती है। क्या दी जाती है? कि राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ठीक है ना। राजनीति शास्त्र में जो पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है और राजनीतिक शास्त्र में जो पद्धति सिद्धांत का प्रयोग है वह अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ है ना। ये क्या बताते हैं कि पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार तो क्या है कि राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज तथा सामाजिक पद्धति का एक विभिन्न अंग है और स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है। ठीक है ना। इसने कहा कि मनुष्यों के बीच संबंधों में व्यक्ति और उनके विभिन्न व्यवहार, जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है, समूचे को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुल को रूप में देखा जा सकता है इसको। ठीक है ना। फिर उसके बाद कहा गया है कि व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य, सरकार, संविधान तथा कानून के बदले निम्न पर बल देते हैं। कौन कौन से निम्न के अंदर आते हैं? सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया पर बल देते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं के अंतर संबंध पर बल देते हैं, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीति, आधुनिक राजनीति की परिभाषा में दिया जाता है। उसके बाद है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कि कुछ विद्वान जैसे मानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया मानवीय जीवन का सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है ना। और इसमें कहा गया कि सरकार का मुख्य कार्य क्या है? निर्णय निर्माण करना है। राजनीतिक कार्यकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बड़ा है ना। निर्णय से ही सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार से राजनीतिक इसकी परिभाषा दी है। मानवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। तो इसलिए कहा जाता है कि अधिकांश जो समकालीन राजनीतिक विचारक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं इसके अंदर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। देखिए कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र किसे कहेंगे। देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद जो बाद के वर्ष थे उसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जिन नवीन दृष्टिकोणों का उदय हुआ वह निश्चित रूप से कैसे थे? अधिक व्यापक और यथार्थवादी थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान में रूस की जो
विषय वस्तु जो विषय है वो राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, उसकी क्या विषय वस्तु देखिए आधुनिक की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य ज्ञान, सांख्यिकी परीक्षण, ये सब आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आता है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण कि राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ अपनाया जाना। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या था कि राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई जिसमें राज्य को ही नहीं परंतु समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। समाजपरक दृष्टिकोण क्या है, जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। और राजनीतिक अध्ययन में इसके लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना है ना। औपचारिक और न्यायिक संरचनाओं पर पहले जो जोर दिया जा रहा था उसका स्थान अब किसने ले लिया है, प्रक्रियाओं ने ले लिया है ना। प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया है। तो गैर सरकारी संगठनों की कार्रवाई और सरकारी कार्रवाई पर उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने जाने लगी है ना। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। तो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र अब राजनीतिक दर्शन की विवेचना और संस्थाओं के वितरण तक सीमित नहीं रह गया है। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी अनुभविक शोध की प्रविधियों को काम में लेने की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ती जा रही है। और शासन के संक्रियात्मक और औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ साथ अब संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध होने लगी है। फिर देखिए अब नवीन अवधारणाएं और तकनीकी का विकास इसके साथ साथ किनका होने लगा है। चार्ल्स बेयर्ड, एल लावेल, आर्थर बेंटले, लॉसवेल, डेविड ईस्टन, मटन, सील्स, लेवी पार्सल्स ने इसे एक नया क्षितिज प्रदान किया है। और आज राजनीति विज्ञान दर्शनशास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आदि समाज विज्ञानों के अधिक नज़दीक आ गया है। इसमें नवीन प्रवृत्तियों ने इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को बहुत ज़्यादा व्यापकता प्रदान की है और मानव जीवन के और अधिक पक्षों तथा समुदायों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो हमने देखा आज आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं है ना कि किस प्रकार से हम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की किसी भी परिभाषा में एक मत नहीं है। हर विद्वान अपनी अपनी तरह से इसकी परिभाषा देता है। इसी तरह से जो उसका क्षेत्र है, जो परंपरागत क्षेत्र है, उससे आगे बढ़कर है यथार्थवाद और व्यवहारिक अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। हम अगले उस पर देखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति क्या है। धन्यवाद बच्चों।